मैं दीप्ति अग्रवाल, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज मैं बीए पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो टॉपिक है प्लेटो की एक आदर्श राज्य व्यवस्था के बारे में बात करना चाहूँगी। प्लेटो जो विचारक है, यूनान का विचारक है, उसने अपनी आदर्श राज्य व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से चित्रित किया। प्लेटो की आदर्श राज्य व्यवस्था अगर हम देखें तो उस समय प्लेटो ने यूनान में जो भी बुराइयां देखी, शासक का जो भी स्वार्थ देखा, आततायी तंत्र की व्यवस्था देखी, शासितों का दमन, शासित यानी जनता का वहाँ दमन देखा, तो उन सब बुराइयों को दूर करने के लिए प्लेटो को उचित लगा कि एक ऐसी आदर्श राज्य व्यवस्था दी जाए जिसके शीर्ष पर एक दार्शनिक राजा बैठा हुआ हो और जो सभी बुराइयों से मुक्त हो। प्लेटो की जो आदर्श राज्य व्यवस्था है उसमें प्लेटो ने कई चीज़ों को शामिल किया है। प्लेटो की आदर्श राज्य व्यवस्था का अगर हम सकारात्मक रूप से उद्देश्य देखें तो उसका उद्देश्य है शासक और शासितों दोनों के हितों में तालमेल और उचित समन्वय स्थापित करना। ये जो आदर्श राज्य व्यवस्था है प्लेटो की, इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं या कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिन्हें शामिल करने से एक आदर्श राज्य व्यवस्था बनेगी। यानी राज्य में ये चीज़ें होनी चाहिए तो उसे एक आदर्श राज्य व्यवस्था कहा जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लेटो मानता है कि राज्य में सावयवी एकता होनी चाहिए। जिस तरह शरीर के किसी अंग का शरीर से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह राज्य में रह रहे व्यक्तियों का, जिन्हें वो वर्गों के रूप में विभाजित करता है, 3 वर्गों के रूप में विभाजित करता है, उनका राज्य से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। और इन तीनों के हितों में उचित समन्वय होने से ही एक आदर्श राज्य व्यवस्था स्थापित होती है। दूसरा, उसने माना कि राज्य में 3 वर्ग होने चाहिए। मानव आत्मा के 3 गुणों के आधार पर वो राज्य के 3 वर्ग मानता है। मानव आत्मा में जो विवेक का गुण होता है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला जो वर्ग है वो होगा शासक वर्ग, जिसे वो दार्शनिक शासक या दार्शनिक राजा भी कहता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ग है। दूसरा जो वर्ग है वो है साहस का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग, जिसे उसने सैनिक वर्ग माना है, और इसका कार्य है राज्य की सीमाओं की रक्षा करना, आंतरिक और बाहरी रूप से राज्य की सीमाओं की रक्षा करना। तीसरा जो वर्ग है वो है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग का कार्य है कृषि, व्यापार आदि अन्य कार्य करना जिससे राज्य में उत्पादन हो सके। ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें प्लेटो के अनुसार, और कोई किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। यानी जो तीसरा बिंदु है वो इसी से निकल कर आता है, श्रम विभाजन, अहस्तक्षेप, कार्य विभिन्नीकरण और विशेषीकरण का सिद्धांत। प्लेटो मानता है कि तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें, यानी शासक वर्ग शासन करने का कार्य करे, जो सैनिक वर्ग है वो सीमाओं की रक्षा करने का कार्य करे, और जो उत्पादक वर्ग है वो उत्पादन करने का कार्य करे, और तीनों किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करें। और लंबे समय तक जब कोई व्यक्ति या कोई वर्ग एक ही कार्य को करता है तो वो उस कार्य में निपुण हो जाता है, तो इससे हम कहेंगे कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत। उसमें एक विशेषज्ञता उस कार्य के प्रति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा प्लेटो ने माना कि उसके आदर्श राज्य में एक निश्चित शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ये जो शिक्षा प्रणाली होगी ये राज्य द्वारा नियंत्रित होगी शिक्षा प्रणाली, और अनिवार्य शिक्षा प्रणाली की बात करता है प्लेटो। उसने क्या किया कि एथेंस और स्पार्टा दोनों की शिक्षा प्रणाली की जो विशेषता उसे लगी उनको मिश्रित करके उसने अपनी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था दी। वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से व्यक्ति का विकास करना चाहता है। तो प्लेटो ने ये माना कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति में कर्तव्य की भावना उत्पन्न करती है, और वो कर्तव्य की भावना ही एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। हाँ, ये ज़रूर है कि प्लेटो ने जो शिक्षा प्रणाली दी है, अगर हम अच्छे से उसका अध्ययन कर रहे हैं तो वो हमें शासक और सैनिक वर्ग के लिए ही दिखाई देती है। उत्पादक वर्ग को उसने शिक्षा से वंचित रखा है। अगली जो आदर्श राज्य की व्यवस्था में महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उसकी न्याय सिद्धांत की बात। प्लेटो कहता है कि तीनों वर्ग यानी शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग अपना अपना कार्य करें,
कोई दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे तो इससे राज्य में न्याय की स्थापना होगी। यानी तीनों वर्गों के हितों में उचित समन्वय रहेगा और शासक और सैनिक शासक और जो शासित हैं उनके हितों में भी उचित समन्वय रहेगा तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। यानी संपूर्ण जनता में कर्तव्य की भावना का विकास ही प्लेटो के अनुसार न्याय है। ये न्याय वर्तमान के जो कानूनी न्याय है उससे भिन्न है। अच्छा, इसके अलावा फिर प्लेटो कहता है एक आदर्श राज्य में साम्यवाद होना चाहिए। साम्यवाद मार्क्स के साम्यवाद से भिन्न साम्यवाद है। इस साम्यवाद में प्लेटो ने माना कि जो शासक वर्ग है उसे बुराइयों से मुक्त रखने के लिए, यानी कि परिवार और संपत्ति दोनों से मुक्त रखने के लिए उसने ये व्यवस्था दी है। ये व्यवस्था सैनिक वर्ग और शासक वर्ग यानी दार्शनिक वर्ग के लिए है, उत्पादक वर्ग के लिए साम्यवाद नहीं है। साम्यवाद का मूल अर्थ है कि जो राजनीतिक शक्ति है उसे आर्थिक शक्ति से मुक्त रखना, ताकि शासक वर्ग का पूरा ध्यान अपनी जनता के हितों पर रहे, वो स्वयं किसी भी प्रलोभन में न आए, न परिवार के प्रलोभन में, न परिवार की संवेदनाओं में आए और न ही वो आर्थिक रूप से किसी तरह के प्रलोभन में आए। इसलिए वो साम्यवाद की व्यवस्था देता है। धन्यवाद।